Okay, good morning students. So we are discussing today laws, importance of chemistry, and that we will discuss law of combination. 5 laws of chemistry, law of combination, or you can call law of conservation of mass in reactants and products. For example, there are two reactants A and B. So the mass same, okay, sum of mass of reactants is equal to sum of the mass of products is equal to the sum of the mass of products. यानी जो रिएक्टेंट्स है दोनों का कॉम्बिनेशन करेंगे अपन, तो उसका कॉम्बिनेशन से हमें पता चलेगा कि जो रिएक्टेंट्स का है वो प्रोडक्ट्स के साथ में सेम है. तो दिस स्टेट्स दैट व्हेन द टू एलिमेंट्स कंबाइन, व्हाट दिस लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन स्टेट दैट व्हेन the two elements combine when the two elements combine they will combine, and the mass of their is conserved. The same mass of the reactants is equal to sum of the mass of the product. So the ratio of the mass of the reactants is equal to the ratio of the mass of the product. तो दिस कैन बी वेरी वेल एक्सप्लेन्ड बाय कार्बन प्लस ऑक्सीजन. कार्बन और ऑक्सीजन के साथ में अपन रिएक्शन कर रहे हैं, तो कार्बन का 12 है और ऑक्सीजन का कितना है 32. ठीक है, ये रिएक्टेंट्स है. देन दे विल गिव CO2. ओके, सो यहाँ पर कितना हो गया 12 एंड 32, इट इज 44, एंड CO2 को कितना है 44. सो दिस शोज दैट द रिएक्टेंट्स का मास एंड द प्रोडक्ट्स का मास दोनों भी इक्वल है, सेम है. तो इससे ये पता चलता है कि ये जो रिएक्टेंट्स and products mass are the same. But this is not applicable for today's chemistry, because now we are getting the not valid for today's chemistry, because now we are getting the formula delta is equal to EMC square. Delta is equal to EMC square. Okay. Sorry, E is equal to MC square. E is equal to डेल्टा MC स्क्वायर. ये फार्मूला आ गया अभी. तो ये वाला फार्मूला अभी इसके लिए नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है. ठीक है, लॉस कॉम्बिनेशन, लेकिन अभी के फार्मूले के हिसाब से ये. तो इसमें एनर्जी, इसका एग्जांपल अगर एक समझना है अपने को लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन का, तो अगर 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, एग्जांपल के तौर पे अगर 1.5 ग्राम ऑफ इथेन, विल डिस्कस नाउ 1.5 grams of ethane on combustion, है ना, ethane on combustion with O2, on combustion with O2, on combustion with O2 it will give CO2 and water. Okay, so combustion give 4.4 grams of CO2. It will give 4.4 grams of CO2, 4.54 grams of CO2, plus it will give water and heat. It will give water and heat. So we have to show that this reaction obeys plus 2.7 grams of H2O. Okay, and heat also liberated. So if we consider the reaction now, the reaction क्या है, C2H6 ethane is combining with O2. Okay, and they are giving CO2 plus H2O and heat. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इथेन क्या है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा इक्वेशन को. यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर CO2, यहाँ पर एक ही कार्बन है, तो ये कार्बन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा. So first we will consider carbon for balancing. If you consider carbon for balancing, what we will get that यहाँ 2 है, तो यहाँ पर आपको कार्बन को 4 करना पड़ेगा. 4 you have to 2 कार्बन, you have 2 CO2. यहाँ पर आप 2 कर देंगे कार्बन को, तो 2 CO2 4 है, कार्बन बैलेंस हो गया. देन
Next is O2 balance करेंगे. Here we will have 7 O2 and here we will get 6. So it is balanced now. Okay, ये बैलेंस हो गया. यहाँ पर 14 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पर 8 और 6 14 ऑक्सीजन हो गए. हाइड्रोजन यहाँ 12 हो गए, यहाँ पे 12 हाइड्रोजन हो गए. सो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर 2 मोल, यहाँ पर 2 मोल्स अगर इथेन की यूज हो रहे हैं, 2 मोल ऑफ इथेन इज यूज्ड हियर. ओके, तो उस कितना लग रहा है, 7 O2 लग रहा है, 7 O2 लग रहा है, 7 मोल्स ऑफ O2 है ना. तो इसके लिए अपने को फॉर्म करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन पता करना है अपने को. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन जो पता करना है अगर अपने को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन क्या होंगे ऑफ C2H6 यानी इथेन, वो क्या हो गया, इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास हो गया. सो मास अपॉन मोलर मास हो गया. देन ये कितना हो गया, इसको अगर आप मास अपॉन मोलर मास लेंगे तो ये 1.5 है. कितना ग्राम से, 1.5 ग्राम से. कितना इथेन, 1.5 ग्राम. सो इट विल बी इक्वल टू 1.5 अपॉन 1.5 grams. Okay, upon 24 plus 3, 24 plus 6. Okay, 24 plus 6 यानी 6 हाइड्रोजन और 24 कार्बन का. तो विच इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 30 विच इज इक्वल टू 15 by 300, or you can write it as 1 by 20, or you can write it as 0.05 moles. So for 0.05 moles of ethane, 0.05 moles of ethane we get for 2 moles 7 O2. तो 7 O2 अपने को कितना निकलेगा, तो इसके लिए अपने को 7 by 2 इंटू 1 by 20 करना पड़ेगा. ओके, सो विल गेट 7 by 40 moles of O2, 7 by 40 moles of O2. इसके लिए अपने को कितना मिला, 7 by 40 moles of O2. अब नेक्स्ट जो इसमें होगा 2 मोल्स के लिए 7 मोल है, फॉर 2 मोल्स 7 मोल्स है, बट फॉर 0.05 के 7 by 40 moles of O2 लगेगा. नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इज मास अपॉन मोलर मास, दैट इज 7 by 40. ओके, नंबर ऑफ मोल्स कितना है, 32 है. ओके, 32 मास के निकालना है अगर अपने को O2 का, तो फॉर मास ऑफ O2 हाउ मच यू विल रिक्वायर, मास ऑफ O2 निकालने के लिए यू हैव टू डू 7 by 40 into 32. ओके, सो दिस विल बी कैंसल्ड and whatever we get is 46 by 10 which is equal to 5.6 grams. So mass of O2 is 5.6 grams. Now we get 5 mass of O2. So here 1.5 into 5.6. तो यहाँ पर कितना हो रहा, 1.5 plus how much this is? This is 5.6. So 1.5 plus 5.6 is how much? 1.5 plus 5.6. And 1.5 of O2 grams, 1.5 of ethane is mixed with 5.6 grams in reactants, and there it is giving 7.1 grams of reactants total. Okay, what about the products? In products also here, how much? We getting 4.4 grams. We are getting 4.4 grams of CO2 plus we are getting 2.7 grams of H2O. So this is 4.4 plus 2.7. Okay, when we make the total of this, it is also coming 7.1 grams. So this proves the law of combination. इससे अपने को लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन प्रूव हो रहा है कि यहाँ का जो रिएक्टेंट्स है 7.1 ग्राम्स है और प्रोडक्ट्स का भी 7.1 ग्राम्स है. प्रोडक्ट्स का भी कितना है, 7.1 ग्राम. तो दिस स्टेट्स के जो मास का रेशियो है वो दोनों का, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का रेशियो ऑफ मास जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ इट स्टेट्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये स्टेट कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. और नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. Next is law of definite proportion. So law of definite proportion क्या स्टेट कर रही है?
डेफिनेट मतलब एक डेफिनेट फॉर्म उसमें रेशियो में प्रोपोर्शन में एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे टू फॉर्म एक कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल. ओके, सो इसको अपन डिफाइन करेंगे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन में. केमिकल कंपाउंड फॉर्म एनी सोर्स, कोई भी सोर्स से केमिकल कंपाउंड जो है इट विल फॉर्म ए from any source the chemical compound it will form a it is mixed in a fixed ratio in a definite proportion. एग्जाम्पल इसका समझना है अपने को, तो अपन एक सी वाटर का एग्जाम्पल है, सी वाटर ले लेंगे, ठीक है, या रॉ वाटर ले लो आप, रॉ, ठीक है, रॉ H2O, या टैप का ले लो, ठीक है. सब में H2O का रेशियो जो है ना वो कितना है ना, H2O का रेशियो कितना है सब में H2O का रेशियो जो है तो कितना है 1:16 है. हर किसी में रेशियो कितना है 1:16 1:16. इसका मतलब इसका जो सिंपलेस्ट रेशियो फॉर्म का जो होगा वो सॉरी H2 2:16 टू है, हाइड्रोजन 2:16. तो इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म होगा रेशियो का 1:8 होगा. सब में 1:8 रेशियो है सब में. तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका रेशियो 1:8 है. तो दैट मीन्स द लॉ ऑफ डेफिनेट मोशन मतलब केमिकल कंपाउंड फॉर्म बाय एनी two elements are having a fixed ratio. Okay, they are having a fixed ratio to form a same product of mass. तो ये अगर elements combine with fixed ratio to form products. ओके, सो इट इज़ इन डेफिनेट फॉर्म, एक डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन हो रहे हैं और ये दूसरे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए काम कर रहे हैं. तो इफ यू विल कंसिडर वन एक्सपेरिमेंट हियर, विल कंसिडर वन एक्सपेरिमेंट टू गेट इट बेटर नॉलेज ऑफ दिस डेफिनेट प्रोपोर्शन का सही से अपन पढ़ने के लिए एक एक्सपेरिमेंट कंसिडर कर रहे हैं. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट क्या दिखा रहा है देख लीजिए आप. एक्सपेरिमेंट में वी विल सी दैट कि विल कंसिडर वन एक्सपेरिमेंट एंड इन दैट एक्सपेरिमेंट विल सी दैट two experiments here, experiment 1 and experiment 2. Okay, so we'll consider magnesium and oxygen, they are combining to form MgO. Okay, but they are combining in a fixed proportion. So for example, in first experiment 0.243 grams of magnesium is combining to form 0.4030 grams of MgO. Okay, and in second experiment in presence of O2, okay, of course in presence of O2 the combustion is taking place. जो O2 के प्रेजेंस में ही combustion हो रहा है, तो यहाँ पर ये combine होगा और ये फॉर्म करेगा. इसी तरह से सेकंड एक्सपेरिमेंट में 0.182 grams of Mg is burning with O2 to give 0.302 grams of MgO. तो इसको अपने को फाइंड करना है. तो ये इसमें से इसको माइनस करेंगे 0.40 तो विल गेट 0.160 ग्राम्स. ओके, इसमें से इसको माइनस किया अपन ने. सेकंड में इसमें से इसको माइनस किया तो यहाँ पर अपने को मिल रहा है 0.120 ग्राम्स ऑफ. तो ऑक्सीजन की वैल्यू पता चल गई दोनों में, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपेरिमेंट 2 में. तो अपने को Mg/O का रेशियो पता करना है, Mg/O का रेशियो पता करना है. तो ऑक्सीजन में मैग्नीशियम में कितनी है, ऑक्सीजन में कितनी है, मैग्नीशियम में कितनी है 0.243 है. ओके, और ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन यहाँ कितना है 0.160. तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में अपन कंसिडर कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट नंबर 1. फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में 0.2 इसका रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो कितना आ रहा 3:2. अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 कंसिडर करेंगे अपन. एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.3 एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में 0.182 डिवाइडेड बाय 0.120 इसका रेशियो निकाले अपन. Mg/O का रेशियो सेकंड एक्सपेरिमेंट में निकाल रहे हैं तो इसका भी रेशियो 3:2 आएगा. तो इससे ये प्रूफ हो गया कि डेफिनेट प्रोपोर्शन में ही कम वो करेंगे 3:2 का रेशियो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी और सेकंड में भी 3:2. तो जो रेशियो जो दोनों का है वो सेम है. दे आर हैविंग ए सेम रेशियो. दिस एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. तो इस तरह से प्लीज नोट इट डाउन. अब इसके बाद में सेकंड जो अपन लॉ पढ़ेंगे दैट इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सेकंड लॉ क्या है, लॉ ऑफ
multiple proportion. Second law is law of multiple proportion. ओके, सो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता कि जब when two elements जब दो एलिमेंट कोई भी, ठीक है, दे कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन कंपाउंड बना रहे अगर दो एलिमेंट, ठीक है, then the different masses of one element which combines with fixed mass of other element, then different mass of first element, one element, okay, different mass of one element which combines with the fixed mass of other elements, which combines, जो कि फिक्स्ड मास के साथ में कंबाइन करेगा, कंबाइंस विथ द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास के साथ में अगर कंबाइन करेगा तो इसको वो इसका जो अदर एलिमेंट, इसका जो रेशियो होगा, बेयर्स ए स्मॉल नंबर रेशियो, bears the small number ratio, okay, small whole number ratio, okay. तो ये एक्सप्लेन करने के लिए वी कंसिडर इफ कार्बन इज कंबाइनिंग टू ऑक्सीजन एंड कार्बन इज अगेन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, but one time it is giving CO2 carbon dioxide and another time it is giving carbon monoxide CO, तो कार्बन पहले बार में 12 है, ठीक है, और इसमें ये 32 है, ठीक है, क्योंकि कार्बन इसके साथ कंबाइन दो ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, और यहाँ पर कार्बन जो है 12 है और यहाँ 16 है, ठीक है, तो ये फ़र्क है इन दोनों में। तो कार्बन जब कंबाइन हो रहा है तो यहाँ का रेशियो जो है CO2 के साथ में इसका रेशियो 12:32 का आ रहा है, ओके, लेकिन यहाँ पर इसका रेशियो कितना आ रहा है, यहाँ रेशियो इसका है 12 कार्बन मोनोऑक्साइड में 16 का। अब इनके जो मासेस के रेशियो है, ठीक है, इनका जो मासेस का डिफरेंट मल्टीपल प्रोपोर्शन पड़ रहा था ना, तो इनके जो कॉम्बिनेशन है वो देखो, एक बार 32 कंबाइन हो रहा है, एक डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं, ये क्या है, ये डिफरेंट मासेस है, ये क्या है, ये डिफरेंट मासेस है, दीज आर डिफरेंट मासेस, ये डिफरेंट मासेस है जो कंबाइन हो रहे हैं। अब जब डिफरेंट मासेस कंबाइन हो रहे हैं तो व्हाट वी आर गेटिंग इज दैट O2 जो है कंबाइन हो रहा है वो अलग अलग फॉर्म में, एक बार में 32 में हो रहा है, एक बार 16 में हो रहा है, ठीक है, लेकिन फिक्स्ड मास है, कार्बन का फिक्स्ड मास है 12, कार्बन का हैविंग अ फिक्स्ड मास है 12। तो ये यहाँ पर जो रेशियो इन दोनों का जो होगा, अगर आप इन दोनों का रेशियो करेंगे तो इन दोनों का रेशियो कितना हो जाएगा, यानी 32:16 हो जाएगा, ओके। तो 32 मतलब दोनों के मास का, इसको अगर आप निकालेंगे तो व्हाट विल गेट इज 2:1 रेशियो मिल जाएगा, तो स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो मिल जाएगा इसका। तो डेफिनेशन मल्टीपल प्रोपोर्शन की प्रोपोर्शन, इनका जो मासेस है डिफरेंट मासेस का जो फिक्स के साथ में कंबाइन कर रहा, इनका जो रेशियो है वो कितना हो जाएगा 2:1 हो गया, ठीक है। तो ये स्मॉलेस्ट रेशियो आ गया इसका। इसी तरह से अगर अपन इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, वाटर का अगर आप कंसीडर करेंगे, इसी तरीके से अगर आप वाटर का कंसीडर करेंगे तो वाटर में क्या हो जाएगा, H2O है, वाटर H2O, ओके, इफ यू आर कंसीडरिंग वाटर, तो H2O में अगर कितना हो जाएगा, ये 2 है 16, लेकिन हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड में 2 कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा। तो इनके रेशियो ऑफ मासेस यहाँ भी देखो 16 है, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी ऑक्सीजन का 32 है, तो इसका भी रेशियो ऑफ मासेस कितना हो जाएगा 16:32 विच इज इक्वल टू 1:2। तो ये स्मॉलेस्ट रेशियो में आ गया, ये सेकंड एग्जांपल हो गया वाटर में, ठीक है। अब अगर नाइट्रोजन का करें तो नाइट्रोजन के पॉसिबल कॉम्बिनेशन 5 होते हैं। मल्टीपल प्रोपोर्शन समझने के लिए अगर आप नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ में कर रहे हो तो यहाँ पर अपने देखा कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में भी इस तरह से देखा, दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक और एक जो है
इंपॉर्टेंट जो है वो नाइट्रोजन जो है उसका ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ में। इसके बाद में एक और करेंगे नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन के ऑक्सीजन के साथ में कितने कॉम्बिनेशन होते हैं दैट विल सी। नाइट्रोजन के यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में अपन डिफरेंट कॉम्बिनेशन देखेंगे। अब यहाँ देखिए नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और इसका ये कॉम्बिनेशन जो भी है नाइट्रोजन, ये ऑक्सीजन, और जो भी कॉम्बिनेशन आएगा हाँ, तो ये कंबाइन होंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इसमें देखेंगे अपन, नाइट्रोजन अगर ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन कर रहा है, NO जो है कंबाइन कर रहा है इसको नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन करके अलग अलग फॉर्म में देना पड़ेगा। पहले देंगे आपको N2O, फर्स्ट दे रहा है वो N2O, ओके, देन NO, N2O, NO, ओके, देन NO2, ओके, थर्ड, सॉरी N2O3, N2O3, देन थर्ड NO2, फोर्थ NO2, देन N2O5, N2O5। अब 5 डिफरेंट कॉम्बिनेशन मिल रहा है अपने को ऑक्सीजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में। अब नाइट्रोजन कितना है 14, ऑक्सीजन कितना है 16, ओके। N2O में 28 नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 16 ऑक्सीजन, ओके। NO में 14 एंड 16, N2O में कितना है 28 अगेन है, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर बढ़ गया है, ऑक्सीजन कितना हो गया यहाँ पर 48 हो गया, ऑक्सीजन 48 हो गया। NO2 में कितना होता है 14 और यहाँ पर हो गया 32, और लास्ट जो है N2O5 में कितना है 28 है, और यहाँ पर है आपका 80। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन है इट इज़ नॉट फिक्स्ड, और अपने को बताना है कि वन जो है इट इज शुड बी फिक्स। तो नाइट्रोजन को आपको फिक्स करना पड़ेगा, वी हैव टू फिक्स नाइट्रोजन हियर। इफ यू वांट टू फिक्स नाइट्रोजन हियर वी विल मेक इट मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो 28 है उसको अपन सबको नाइट्रोजन को 28 कर देंगे। तो यहाँ पर 28 वाला तो वैसे ही रहेगा, ठीक है, 28 के लिए ऑक्सीजन जो है 16 ही रहेगा, ठीक है। ये 14 था, इसको अपन ने अगर 28 किया मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो आपको ऑक्सीजन को भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, ये 32 हो जाएगा ऑक्सीजन, ओके। फिर यहाँ पर 28 और 48 वैसे ही रहने देंगे, 28 और 48 वैसे ही रहने देंगे। यहाँ पर 14 है, इसको भी आप मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो इसको आप 28 कर देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 64 हो जाएगा ऑक्सीजन। उसी तरह से यहाँ पर 28 वैसे ही रहेगा और ये 80 हो जाएगा। नाउ नाइट्रोजन इज फिक्स्ड, नाइट्रोजन को अपन ने फिक्स कर दिया रेशियो में। नाउ दिस लॉ इज एप्लीकेबल, इट इज प्रूव्स दैट दिस इज अ मल्टीपल लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो इसके लिए अब ये फिक्स हो गया, तो इसका जो रेशियो है इनका रेशियो जो है वो कितना हो जाएगा 1:2:3:4:5, ये रेशियो फिक्स हो गया। तो इस तरह के स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में आ गया अब ये, और अपन ने नाइट्रोजन को इसको फिक्स कर दिया, ओके। नाउ नेक्स्ट आफ्टर दिस अनदर लॉ इज law that is not is in your NCERT, that is law of reciprocal proportion। इसके बाद का लॉ क्या है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या है, यू कैन कॉल इट एज हैशटैग लॉ बिकॉज ये पूछता है आपको NET में, लेकिन रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन क्या स्टेट करता है कि जब दो एलिमेंट्स, व्हेन द टू एलिमेंट्स दे आर कंबाइनिंग विथ अ फिक्स्ड मासेस ऑफ थर्ड एलिमेंट, जब दो एलिमेंट्स, ओके, टू एलिमेंट्स कंबाइन with fixed masses, when two elements they are combining with the fixed masses of third element, the fixed mass of third element, यहाँ पर दो है ना, अपन पहले देख रहे थे मल्टीपल में एक ही था, अब यहाँ पर दो एलिमेंट्स है, दो एलिमेंट्स कंबाइन कर रहे हैं थर्ड एलिमेंट्स का, तो जो रेशियो उनका मैसेज जो होगा द वेयर स्मॉल नंबर, सो द रेशियो ऑफ देयर masses बेयर स्मॉलेस्ट होल नंबर,
देयर स्मॉलेस्ट होल नंबर, उनके मासेस का जो रेशियो है वो स्मॉलेस्ट होल नंबर बेयर करेंगे, ठीक है, जिसमें रेशियो टू द रेशियो ऑफ द मासेस इन विच दे देमसेल्फ कंबाइन, स्मॉलेस्ट होल नंबर मेजर करेगा टू द रेशियो, उस रेशियो के साथ में रेशियो ऑफ मासेस इन विच दे कंबाइन देमसेल्फ, इन विच दे कंबाइन देमसेल्फ, ठीक है, जिसमें वो आपस में कंबाइन करेंगे, उस रेशियो पे वो करेगा। तो अभी अपन क्या करेंगे कि जैसे कार्बन, एक कार्बन ले रहे, कार्बन सी, ओके, कार्बन है, सल्फर है और ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन ये कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ में। तो एक फॉर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये CH2 बना रहा है, यहाँ पर CH2 बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये कार्बन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, ओके, और SO के साथ में SO2 बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बना रहा है, SO2 बना रहा है, ठीक है। अब इसका रेशियो कंसिडर करेंगे आप, तो कार्बन अगर ऑक्सीजन CO2 के साथ में अगर कॉम्बिनेशन हो रहा है तो इसका कितना हो रहा है, 12:32, करेक्ट है। कार्बन ऑक्सीजन के साथ में कर रहा है CO2 के साथ में, तो कितना क्या 12:32 हो रहा है। और अगर SO2 हो रहा है, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में कर रहा है तो 32:32 हो रहा है, ठीक है। और CH2 हो रहा है, लास्ट में CH2 अगर हो रहा है तो कार्बन जो है वो सल्फर के साथ में कर रहा है, मतलब कि ये कितना हो रहा है, 12:64 हो रहा है, 12:64 हो रहा है, सेम। ये तीनों रेशियो अलग अलग कॉम्बिनेशन हो रहे हैं। अब यहाँ पर अपने को क्या बताना है कि जब वो खुद से कंबाइन करेगा, एक दो एलिमेंट्स हैं, ओके, दे आर कंबाइनिंग विद द थर्ड एलिमेंट ऑक्सीजन, बट व्हेन दे आर कंबाइनिंग विद देमसेल्व्स, आपस में जब कंबाइन कर रहे हैं, CS 12:64 है ना, तो ये बोल रहा है कि इनका रेशियो जो है वो इक्वल, मतलब कि 12:64 जो रेशियो रहेगा, 12:64 जो इसका रेशियो है, CS जब आपस में कंबाइन कर रहे हैं ना, ठीक है, वो उनका जो रेशियो रहेगा वो कितना है, दैट इज 3:16, सिंपलेस्ट होल नंबर में आ रहा है, कितना आ रहा है, 3:16 में आ रहा है। और इसको अगर आप जब CS के साथ कंबाइन करें 316 में आ रहा है, ठीक है, और C and S combines जो 12:32, जब C सिर्फ S के साथ कंबाइन करेगा तो इसका रेशियो कितना होगा, 12:32 होगा, ठीक है, मतलब कि कितना हो गया वो 3:8 हो गया। जब C सिर्फ S के साथ कंबाइन करेगा तो क्या हो जाएगा, 3:8 हो जाएगा। तो इन दोनों के रेशियो को अगर आप कॉम्बिनेशन में करेंगे तो 3:8 बाय 3:16 बाय 3:8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका रेशियो 2/1, विच इज इक्वल टू हाउ मच, 2:1। दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, तो ये फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब ये इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, 3:16 बाय 3:8, ये 2:1 में आ गया, क्लियर है। तो इस तरह से इसको करना है बच्चों, तो ये स्मॉलेस्ट रेशियो आ गया आपके पास, ये स्मॉलेस्ट रेशियो, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, दिस इज द स्मॉलेस्ट रेशियो, ये क्या है, ये स्मॉलेस्ट रेशियो है। अब इससे अपने को ये पता चला कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इसी तरह से कॉम्बिनेशन दूसरे एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं अपन। दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे हम हाइड्रोजन का, दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे ना हाइड्रोजन किसमें, ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट रेशियो इसमें आ गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल वी आर कंसिडरिंग दिस हाइड्रोजन। इसमें क्या है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन अगर कंबाइन करेगा सल्फर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, अभी सल्फर है, ऑक्सीजन है, ओके, और हाइड्रोजन है। अब यहाँ पर आपको तीन पॉसिबल कॉम्बिनेशन कौन कौन से मिल जाए, यहाँ पर आपको मिलेगा H2S बनेगा, यहाँ H2S बन रहा, यहाँ पर आपका H2O बन रहा, ठीक है, और यहाँ पर SO2 बनेगा, यहाँ पर आपका SO2 बनेगा, ठीक है, ये बनेगा। तो इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन फॉर्म में रेशियो में क्या क्या रेशियो आ रहा है, तो हाइड्रोजन 1 है, सल्फर 32 है, ऑक्सीजन 16 है, आपको मालूम है,
ठीक है। तो H2S जो है कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2:32 हो गया। H2O का कॉम्बिनेशन कितना हो गया 2:16 हो गया। SO2 का कितना हो गया 32:16 हो गया। SO2 का कितना हो गया 32:16 सॉरी 32:32 हो गया। SO2 का कितना हो गया 32:32 हो गया। तो अब इसमें आप देखेंगे कि जब ये 32:32 हो गया और ये 2:32 हो गया, अब यहाँ पर कैसा आप इसका रेशियो वो करेंगे कि जो S और 1 सल्फर इज कंबाइनिंग विथ ऑक्सीजन, तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन का अगर आप लेंगे, सल्फर इज टू ऑक्सीजन, इसका अगर आप रेशियो निकालना है तो सल्फर इज टू ऑक्सीजन का रेशियो कैसे निकालेंगे 32 सल्फर बाय 16 है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32:16 विच इज इक्वल टू 32/16 ओके, विच इज इक्वल टू 2/1। तो ये भी रेशियो स्मॉलेस्ट नंबर रेशियो आ गया 2:1 आ गया, स्मॉलेस्ट रेशियो कितना आ गया 2:1 विच इज ए स्मॉलेस्ट रेशियो। अब इसमें वी कैन सी दैट जो रेशियो है इसका सब में कम रेशियो आ गया, और इसका सल्फर SO2 का रेशियो कितना था, SO2 का कितना था 32:32 ये था, और ये अपना स्मॉलेस्ट रेशियो यहाँ आ गया, ठीक है। इसमें से अब ये रेशियो अपन जो सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो उनको करेंगे अपन, मतलब कि अपने को क्या करना पड़ेगा 32:32 का रेशियो जो है उससे अपने को ये रेशियो को अपन करना पड़ेगा, कौन सा 32:16 से। जब ये रेशियो को अपन करेंगे तो वी विल गेट द सेम 2:1, विल गेट द सेम रेशियो दैट इज कॉल्ड 2:1 रेशियो, है ना। तो जब 2:1 का रेशियो आपके पास आ गया फिर से, तो इसका मतलब कि ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन इज एप्लीकेबल ऑन दिस, कि ये स्टेट कर रहा है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन विद द फिक्स्ड मासेस ऑफ द थर्ड एलिमेंट and the ratio of their masses bear the same small number of the ratio of masses in which they are combining with themselves. Okay, now after this the third one fourth this is a hashtag law, we can, ये एनसीईआरटी में नहीं आपके, लेकिन नीट में आपको पूछता है। इसके बाद देखेंगे अपन Gay-Lussac's लॉ, इसके बाद देखेंगे Gay-Lussac's लॉ। What is Gay-Lussac's? We have studied this Gay-Lussac's law in 8th and 9th standard, हमने 8th और 9th और 10th स्टैंडर्ड में हमने Gay-Lussac's लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो Gay-Lussac's लॉ, Gay-Lussac's लॉ क्या बोलता है Gay-Lussac's लॉ? Gay-Lussac's लॉ क्या बोलता है? Gay-Lussac's लॉ बोलता है कि जब गैस व्हेन द गैसियस रेशियो reacts then do so in a volume which bears the single whole number ratio to one another and to the volume of the products formed। तो ये बोल रहा है कि गैसेस जब रिएक्ट करती है, व्हेन गैसेस रिएक्ट, ठीक है, तो इनका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ गैसेस इज, जो वॉल्यूम इनका गैसेस का वो बेयर्स विच बेयर्स which bears single whole number ratio to one another and to the volume of the product, यानी एक दूसरे के साथ में to one another और and to the volume of products। फॉर्म्ड, ठीक है, लेकिन बट ओनली इफ दे आर गैसेस ना, ये एप्लीकेबल है सिर्फ गैसेस पे, ये सिर्फ क्या पे एप्लीकेबल है गैसेस पे। एग्जांपल देखेंगे अब इसका अपन, जैसे कि अगर H2 गैस है वो अगर कंबाइन कर रही है Cl2 के साथ में गैस फॉर्म में, है ना, तो वी विल गेट HCl विच इज ऑल्सो इन गैसियस फॉर्म। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि अगर 1 ml H2 है, 1 ml Cl2 के साथ में कंबाइन कर रही, तो वी गेट हाउ मच वी आर गेटिंग 2 ml ऑफ HCl, वी आर गेटिंग 2 ml ऑफ HCl, तो यहाँ 2 HCl, यहाँ पर 2 ml ऑफ HCl वी आर गेटिंग। तो सिमिलरली
इसका मतलब ये होगा कि इफ वी आर टेकिंग 20 ml ऑफ गैस H2O एज गैस, so 20 ml of Cl2 we are mixing it reactants. Okay, so the equal volume we are getting 40 ml of HCl. We are getting 40 ml of HCl. अब एक एग्जांपल इसका देखते हैं कि when 100 ml of CH4 मीन्स मीथेन, अगर मीथेन जो है उसको आप 100 ml ऑफ मीथेन को आप बर्न कर रहे हैं, अभी इसका ये एग्जांपल समझ में आपको, मतलब कि 1 ml, तो वॉल्यूम जो है इसका 1 ml अगर लेंगे आप तो यहाँ पर 2 ml देंगे, मतलब कि आप ये इसका ऐड हो जाएगा, ऐड करके सम जो है इसका देगा। थर्ड जो है इसका अपन देखेंगे, एक और एग्जाम्पल देखेंगे। दूसरा एग्जाम्पल जो है इसका, दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर मीथेन को कंबशन करेंगे अपन CH4 मीथेन 100 ml ऑफ मीथेन, 100 ml ऑफ मीथेन जो है कंबशन में बर्न करेंगे O2 के साथ में, it will produce carbon dioxide, water and heat. It will produce carbon dioxide plus water plus heat also. Okay, so water is not considered because this is applicable only on gases, और वाटर लिक्विड है तो गैसियस फॉर्म में जो जो चीज़ है उसको अपन एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पर ये सब गैस फॉर्म में, ये भी गैस है, ओके, ये भी गैस फॉर्म में, और ये जो मिला है ये भी गैस फॉर्म में मिलेगा, लेकिन ये वाटर जो है ये लिक्विड है, वाटर सिर्फ लिक्विड है। तो मीथेन अगर गैसियस फॉर्म में है तो 1 ml ऑफ मीथेन जो है, 1 ml ऑफ मीथेन और 1 ml ऑफ O2 जो है, ठीक है, 1 ml ऑफ मीथेन एंड 1 ml ऑफ O2, इट इज गिविंग सॉरी 2 ml ऑफ मीथेन। तो यहाँ पर अपने को देखना 2 ml ऑफ मीथेन, तो 100 ml of methane burns and produce CO2 and H2O. Find the volume of O2 required and CO2 produced. तो अपने को क्या पता करना है, अपने को पता करना है कि O2 का वॉल्यूम कितना लग रहा है। We have to find the volume of O2 required. Find the volume of O2 required. Okay. And CO2 produced. और CO2 कितना प्रोड्यूस हुआ ये पता करना है अपने को ये पता करना है, ठीक है। तो 1 ml अगर 2 ml के साथ में हो रहा है तो यहाँ पर अपने को 2 ml मिल रहा है CO2, ठीक है। 1 ml अगर मीथेन 2 ml के साथ में हो रहा है तो अपने को कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है। वाटर यहाँ पर हाइड्रोजन बैलेंस में 2H, 4 हाइड्रोजन चाहिए 2H2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिएक्शन अगर हो रहा है तो अपने को CO2 कितना मिल रहा है, तो अगर ये 1 या 2 है तो ये अगर 10 ml है तो ये 20 ml है, ठीक है। ये 10 ml है अगर तो ये 20 ml है। उसी तरह से अगर ये 100 ml है तो ये 200 ml लगेगा अपने O2, तो ये CO2 कितना मिलेगा आपको, 100 ml मिलेगा। विल गेट CO2 100 ml, ओके। सो 100 ml मीथेन के लिए अपने को 100 ml CO2 मिलेगा जब इसको ऑक्सीजन के साथ में आप कंबाइन करेंगे। सो वी आर गेटिंग ए प्रोडक्ट CO2 इज 100 ml एंड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड इज फॉर 200 ml। तो ऑक्सीजन जितना लग रहा है वो कितना है आपका, 200 ml ऑफ ऑक्सीजन लग रहा है टू प्रोड्यूस CO2 इज 100 ml। तो इस तरह से अपने बोलेंगे 100 ml की मीथेन के लिए अगर अपन को बोलेगा 200 ml ऑक्सीजन लगेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप नाइट्रोजन के, तो कभी कभी अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे रियलिस्टिक्स लॉ का अपन अप्लाई करेंगे एक दूसरे इसमें, तो उसमें अपने को क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे नाइट्रोजन अगर कंबाइन कर रहा है हाइड्रोजन के साथ में, तो नाइट्रोजन का जो वॉल्यूम है, सपोज वी आर गिवन द 60 ml ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद द हाइड्रोजन, 60 ml ऑफ हाइड्रोजन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं कि 60 ml ऑफ नाइट्रोजन इज कंबाइनिंग विद 60 ml ऑफ H2O। तो अगर 60 ml नाइट्रोजन है वो अगर कंबाइन कर रहा है 60 ml ऑफ H2O के साथ में, ठीक है, तो टू गिव NH3 अमोनिया देने के लिए जो भी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट जो है वो अलग प्रोपोर्शन में आ रहा है, रिएक्टेंट जो है आपको अलग प्रोपोर्शन में मिल रहा है। तो वो पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो नाइट्रोजन का वॉल्यूम है, नाइट्रोजन का वॉल्यूम आपको एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो वी हैव टू टेक N2 इन द गैसेस फॉर्म वी आर टेकिंग, सो वी हैव टू टेक 20 ml ऑफ नाइट्रोजन हियर, ठीक है, प्लस वी हैव टू टेक H2 गैस दैट इज 60 ml, ठीक है, वी आर टेकिंग 60 ml। तो इसमें 3 गुना ज़्यादा लगेगी, है ना। तो जब ही इसमें NH3 आएगा तो यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन में क्या मिलेगा कि ये 3H2 गैस मिल जाता है ना। तो यहाँ पर आपको NH3 मिलेगा, NH3 गेटिंग NH3, N2 नहीं एन गैस। तो यहाँ पर आपको क्या होगा, ये NH3 होगा। तो 3 हाइड्रोजन की गैस के साथ में आपको H2 गैस के साथ में नाइट्रोजन जो कंबाइन कर रहा है तो वी आर गेटिंग NH3।
बट जो वॉल्यूम जो है इसका कितना है, 2 वॉल्यूम आ रहा है। तो इसका एक वॉल्यूम नाइट्रोजन का 3 वॉल्यूम के साथ में जा रहा है ना, एक के साथ में 3 वॉल्यूम के साथ आ रहा है, तो अपने को मिल रहा है कितना यहाँ पर, एक वॉल्यूम में। एक जब 3 के साथ में कंबाइन करें, मतलब कि 20 ml अब 60 ml के साथ कंबाइन करेंगे तब आपको एक वॉल्यूम मिलेगा NH4 का, ठीक है। तो अपने को बताना है कि कितना ml बच रहा है, कितना ml यहाँ से, इसमें से सिर्फ 20 ml यूज हुआ, तो वी आर गेटिंग 40 ml रिमेनिंग, मतलब कि नाइट्रोजन रिमेनिंग कितना है, 40 ml रिमेनिंग नाइट्रोजन, है ना। नाइट्रोजन रिमेनिंग जो है वो कितना है, N2 रिमेन्स, है ना, वो कितना है 40 ml। और प्रोडक्ट आपका NH3 जो अमोनिया बन रहा है वो कितना बना, अमोनिया कितना बन रहा है, एक वॉल्यूम बन रहा है, मतलब कि ये 1 और 3 वॉल्यूम मिक्स करके इसमें जब बनेगा तो ये आपको 40 ml मिलेगा। NH3 कितना मिलेगा आपको, 40 ml मिलेगा। NH3 कितना मिल रहा है आपको, 40 ml मिल रहा है। वी आर गेटिंग ओनली 40 ml ऑफ NH3। क्यों, क्योंकि ये 20 ml इसके साथ में 60 ml के साथ में कंबाइन हो रहा है, वी आर गेटिंग NH3 शेयर। सो N नाइट्रोजन कितना है यहाँ पर, 20 ml इसके, और हाइड्रोजन कितना है 20 ml है, दोनों प्लस होंगे, 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन के प्लस हुए, 3 हाइड्रोजन 20 ml के, और ये तो जो टोटल इसका वो है वो 40 ml बचेगा, ठीक है। मतलब क्योंकि 20 ml ही नाइट्रोजन यूज हो रहा है इसमें, इसलिए यहाँ पर जो अमोनिया जो मिलेगा, अमोनिया बनेगा, अमोनिया कितना बनेगा, अमोनिया जो बना है आपका, अमोनिया जो है वो कितना बना, 40 ml बना, अमोनिया कितना बना, 40 ml बना। तो ये है गैलोसिक्स लॉ। इसके बाद अपन देखेंगे एक चौथा, फिफ्थ जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। फिफ्थ वन इज एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। फिफ्थ वन जो है एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस में क्या आता है, इंपॉर्टेंट है टेम्परेचर प्रेशर ये सब कांस्टेंट रहता है इसमें ना, और दूसरे फिजिकल कंडीशन एंड अदर फिजिकल कंडीशंस, इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर प्रेशर एंड अदर फिजिकल कंडीशंस। दूसरी फिजिकल कंडीशंस पे ये डिपेंड करेगा। तो इसमें क्या होगा कि एट ए कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में जब ये कांस्टेंट रहेंगे, जैसे टेम्परेचर प्रेशर एंड दूसरी फिजिकल कंडीशन, दे रिमेन कांस्टेंट। व्हेन दे रिमेन कांस्टेंट दैट मीन्स ये इनमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है, कांस्टेंट। द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो जब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर में और दूसरी फिजिकल कंडीशन में इक्वल नंबर ऑफ गैसेस जो है, इक्वल नंबर ऑफ गैसेस contains equal number of molecules। इनके जो मॉलिक्यूल्स है गैसेस के वो इक्वल होंगे, ठीक है। तो ये स्टेट करती है। तो एग्जांपल के तौर पे देखेंगे अपन, जैसे अगर 100 ml है H2, 100 ml ऑफ H2 गैस है, 100 ml H2 गैसेस जो है उसमें x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, 100 में x नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर होंगे, तो उसी तरह से जैसे एक कंटेनर है उसमें अगर O2 फिल्ड है, तो 100 ml O2 है इसमें, एक कंटेनर है, सपोज वी आर कंसिडरिंग वन कंटेनर, हियर वन कंटेनर इज देयर, एंड इसमें अगर O2 फिल्ड है, तो 100 ml अगर है O2 की वॉल्यूम, तो उसका जो मॉलिक्यूल्स है O2 के x मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 100 ml 100 ही होंगे, ठीक है। तो उसमें इसमें जो है कंटेन्स x मॉलिक्यूल्स, इट विल कंटेन हाउ मच, इट विल कंटेन x मॉलिक्यूल्स, एक कंटेनर, ठीक है। सिमिलरली अगर उसी तरह से अगर NH3 अमोनिया है, तो अमोनिया अगर कंसिडर कर रहे हैं, नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन भी वैसे रहेगा। तो NH3 अगर अमोनिया है तो इसमें 100 अगर सपोज इसमें अमोनिया है, इफ इट इज कंटेनिंग अमोनिया, एक और एक कंटेनर लेंगे आप, उसमें अगर अमोनिया है, इसमें अगर अमोनिया है, तो NH3 कितना होगा, इट इज 100 ml, कितना होगा 100 ml, इसमें 100 N मॉलिक्यूल्स होंगे और 100 H3 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो जो वॉल्यूम है x मॉलिक्यूल्स का वो बढ़ता घटता जाएगा इसके हिसाब से, कंटेनर की साइज के हिसाब से, तो जितने कंटेनर का साइज रहेगा उसमें उतना रहेगा। तो 100 ml है मतलब x मॉलिक्यूल है, मतलब कि ये कंटेनर में H2O कितना है 100 है,
तो इसमें कंटेनर में कितना है H2O 100 है। ओके, तो ये स्टेट करता है हाइपोथेसिस एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस ये स्टेट कर रहा है कि जो मॉलिक्यूल्स है वो X मॉलिक्यूल्स रहेंगे 100 ml में, 100 ml में X मॉलिक्यूल्स रहेंगे। अब इसको अपने को एक्सप्लेन करने के लिए एक बेसिक चीज़ बताता हूँ, मैं आपको समझाता हूँ कि बेसिक चीज़ इसमें क्या है कि एवोगैड्रोस अब कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर रहेंगे, तो मॉलिक्यूल जो है वो X इक्वल रहेंगे, 100 ml रहेंगे, है ना, इक्वल इसमें। तो ये कंडीशन में अपन एग्जांपल ले रहे हैं कुछ, जैसे कि सपोज 100 ml अगर मीथेन है, सपोज अगर 100 ml की मीथेन गैस है, CH4 गैस है, ठीक है, CH4 गैस है, तो इसमें कितने आ रहेंगे, इसमें Y मॉलिक्यूल्स है, अगर Y मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें कितने रहेंगे, Y मॉलिक्यूल्स रहेंगे। इसी तरह से अगर 100 ml का CO2 गैस है, अगर 100 ml अपन CO2 गैस ले रहे हैं, CO2 गैस ले रहे हैं, तो इसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इसमें रहेंगे Y मॉलिक्यूल्स, क्योंकि 100 है इसलिए Y मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं। अब अगर ये 50 ml ऑफ CO2 गैस ले रहे हैं, अगर आप 50 ml ले रहे हैं, अगर आप कंटेनर 100 ml का, तो अगर 50 ml ऑफ गैस ले रहे हैं आप, 50 ml ऑफ CO2 गैस ले रहे हैं, तो इसको कैसा लिखेंगे आप, यहाँ पर Y/2 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ये हो जाएंगे Y/2 मॉलिक्यूल्स, इसको डिवाइड करना पड़ेगा आपको कंटेनर, ठीक है, विल डिवाइड, तो इसको अपन लिखेंगे Y/2 मॉलिक्यूल्स। अगर ये 200 ml है, सपोज ये बढ़ गया है, 200 ml ऑफ N2 गैस ले रहे हैं हम, 200 ml ऑफ N2 गैस ले रहे हैं, सपोज 200 ml ऑफ N2 गैस ले रहे हैं, तो 200 ml को कैसे लिखना पड़ेगा आपको, 200 ml ऑफ N2 गैस है, तो इसको आप लिखना पड़ेगा 2Y मॉलिक्यूल्स, इट विल कंटेन 2Y मॉलिक्यूल्स, इट विल कंटेन 2 मॉलिक्यूल्स। समझ में आ गया, क्लियर है सबको। देखो अगर 100 ml है CH4 तो Y मॉलिक्यूल्स, अगर CO2 100 ml तो Y, अगर दूसरी गैस है 50 ml है CO2 तो उसको आप Y/2 मॉलिक्यूल्स देंगे, और अगर वो 200 ml है तो N2 गैस, तो मतलब डबल हो गया, तो मतलब 2Y मॉलिक्यूल्स होंगे उसमें, अंडरस्टैंड। तो दिस इज द कंक्लूजन, इसका ये है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो इसका कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है इसका कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैसेस, कोई भी गैस हो, एनी गैसेस का वॉल्यूम जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the number of molecules, is directly proportional to the number of molecules। समझ में आया? तो ये था एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस, ये 5 लॉज से केमिस्ट्री अपनी पूरी गवर्न होती है, ठीक है। तो टेम्परेचर ऑफ प्रेशर और दूसरी फिजिकल कंडीशन जो कांस्टेंट रहेंगी, तो इसके कंक्लूजन अपन क्या पहुंचे एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के, कि वॉल्यूम कोई भी गैसेस का हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के साथ में, जो कि अपन यहाँ पर देख रहे हैं। Thank you. In next class, we will discuss another topic.